विवाह में देरी को अपनी हॉरोस्कोप में आप लोग कैसे देखेंगे। देखिए मैंने कुंडली दी हुई है, यहाँ पे जहाँ पे 1 नंबर लिखा है ये व्यक्ति का लग्न होता है, यहाँ पे मैं काम करता है, स्वयं व्यक्ति होता है यहाँ पे। इसी तरह जहाँ पे 2 नंबर लिखा है ये व्यक्ति के परिवार का होता है, यहाँ से फैमिली देखी जाती है। 7 नंबर जो होता है वो स्पाउस का होता है, यहाँ पे पार्टनर देखा जाता है, किसी भी तरीके का पार्टनर यहाँ से देखा जाता है। ये 12 नंबर खाना है। 12 नंबर जो खाना है वो भाव क्या हमें बता रहा है, 12 नंबर भाव जो बता रहा है ये आपके क्षय या सुख के बारे में बता रहा है। ठीक है जी। और ये जो 11 नंबर है ये आपके किसी भी प्रकार के गेन को बता रहा है, लाभ को बता रहा है, कुछ भी आप प्राप्त करेंगे इसके बारे में बता रहा है। 9 नंबर जो है, 9 नंबर आपका भाग्य स्थान हो गया है। और यहाँ पे 5 नंबर है जो आपका प्रारब्ध है, जो कि हमें 12 से 15% मिलता है। हमेशा हर कुंडली में ये जो 5 नंबर है समाधानों का घर है, ये जो है फिक्स है हमारे पास, ये फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करते हैं, यानी इतना हमें मिला ही है हमें जन्म से पहले। ये 12 से 15% का इफेक्ट ताउम्र हमारे ऊपर रहता है। यहाँ पे जो भी चीजें हम मेटीरियल सुख भी जो लेना चाह रहे हैं या हम जो समाधानों से सुख भी लेना चाह रहे हैं तो वो कहाँ से देखेंगे, वो 5वें भाव से देखेंगे। ठीक है जी। इस तरह हमने देख लेना है हमारे इन सारे भाव को। अब यहाँ पे लग्न, मैं, खाना नंबर 1 यदि किसी भी तरीके से दूषित होता है तो ऐसे में व्यक्ति के विवाह में देरी होती है और उसे विवाह में देरी का सुख प्राप्त होता है। अब हम इसमें मंगल को भी कंसीडर यहाँ पे करते हैं। यदि मंगल आपका लग्न में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, 7वें भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है और 12वें भाव में बैठा है, तो यहाँ पे मंगल की जो प्लेसमेंट है ये मांगलिक कुंडली को दर्शाती है। ठीक है जी। इसमें हम मांगलिक कुंडली को कंसीडर करते हैं। जब भी लग्न में मंगल आ जाता है तो विवाह में देरी देखी जाती है, क्योंकि मंगल जो है, मंगल किसके लिए बता रहा है, ये विवाह के सुख के लिए बता रहा है। ये किसी भी मंगल कार्य के लिए हमें मंगल को जांचा जाता है, हमारी कुंडली में हमेशा मंगल को देखा जाता है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी हॉरोस्कोप पे काम करते हैं तो हमें उसमें मंगल की स्थिति को जांच लेना चाहिए। यदि मंगल पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में या फिर 12वें घर में है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि कुंडली में जो है मंगल के दोष कंसीडर किए जाते हैं। ऐसी कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। ऐसी कुंडली में भी ज्यादातर देरी देखी जाती है। क्या यह सभी के लिए देरी को करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मंगल की स्ट्रेंथ देखी जाती है। मंगल जो है वो फायर एलिमेंट के बारे में हमें बताता है। इसका जो एरिस साइन है वो फायर के बारे में बताता है, उसका एलिमेंट कैसा है, फायर का है। और जो स्कॉर्पियो है उसका एलिमेंट कैसा है, उसका एलिमेंट जी वाटर का है। ठीक है जी। इस तरह हमें 1 नंबर और 8 नंबर यानी कि मेष, एरिस साइन को और 8वां स्कॉर्पियो साइन को देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी हॉरोस्कोप में मांगलिक कार्य के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात हुई कि डिले कैसे देखना है। जब भी मंगल लग्न में है, चौथे में है, 7वें में है, 6ठे में है और 12 में है, तो मांगलिक कुंडली का निर्माण तो कर ही रहा है, लेकिन यह विवाह में देरी भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मंगल क्या है, आग। आग को हम कैसे देखते हैं, ठीक है, अगर अग्नि बहुत ज्यादा है तो, अगर कम अग्नि होती है, देखिए हम धीमी अग्नि पे, कम अग्नि पे हम कुक करते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं, लेकिन अगर वही अग्नि हम तेज कर देते हैं, आग को हम ज्यादा कर देते हैं, तो जो भी हम कुक करना चाह रहे हैं वो जल जाता है ना। तो ज्यादा मंगल का प्रभाव होने से, यानी कि आपके लग्न में 1 या 8 नंबर हो, चौथे भाव में 1 या 8 नंबर हो, ठीक है जी, 7वें भाव में 1 या 8 नंबर साइन हो, 8वें में 1 या 8 नंबर साइन हो और 12वें में 1 या 8 नंबर साइन हो,
तो ये है बी, ओवर कुक को बता रहा है, ये अग्नि की मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी है किसी भी व्यक्ति में। और जब भी अग्नि की मात्रा किसी भी खाने में, जो मैंने ये आपको खाने बताए हैं, मंगल जहाँ पे मांगलिक प्रभाव हमें दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर साइन है, ये वाटर का है, लेकिन इसको मंगल से कंसीडर किया जाता है। एलिमेंट इसका वाटर है, लेकिन इसको देखा किससे जाता है, इसको हम मंगल से ही देखते हैं। तो जब भी अग्नि बढ़ गई है ना, अग्नि किसी भी रूप में बढ़ गई, यहाँ पे एरीज और स्कॉर्पियो साइन आ गया आपका, यानी कि 1 नंबर में, 4 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में और 12 हमारे इन भाव में आ जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर और 8 नंबर साइन जब भी इन भाव में आ जाते हैं, तो ऐसे में भी व्यक्ति को रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी ही रहती है, क्योंकि एक्सेस फायर आ गई है यहाँ, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है उसमें हमें 12 से 15% फिक्स चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके साथ आप कुछ भी युद्ध नहीं कर सकते, यहाँ पे इन चीजों को बदल नहीं सकते। अब कैसे नहीं बदल सकते, इसको मैं एक उदाहरण से समझा देती हूँ। इसमें हम रेमेडीज को यूज करते हैं, है ना, किसी भी चीज के प्रभाव को कम करने के लिए। तो मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग रेमेडीज को अप्लाई करते हैं। अब रेमेडीज क्या हुई, मान लीजिए आपकी आईसाइट वीक है ना, आईसाइट वीक है, तो अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है जी आपकी जो लेफ्ट या राइट आई है वो इतनी वीक हो चुकी है, तो यहाँ पे आप अपना चश्मा बनवा लीजिए, तो इससे आपको देखने में दिक्कत जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पढ़ते समय जब आप पढ़ रहे हैं तो आंखों में से आंसू आ रहे हैं या सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसी तकलीफें आंखों से रिलेटेड होती है। तो आप जब भी जाते हैं इनका उपचार लेने किसी डॉक्टर के पास, तो वो आपको क्या कहेंगे जी आप चश्मा बनवा लीजिए। अब जब आप चश्मा पहनते हैं तो जो धुंधली चीजें हैं वो आपको, चाहे पास की नजर आपकी कमजोर है या दूर की कमजोर है, तो ऐसे में जो आप देखना चाह रहे हैं पास या दूर का, तो इसमें क्या होता है कि वो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो रेमेडीज क्या हुई, रेमेडीज चश्मा हो गई। लेकिन जब आप चश्मा उतार देंगे तो फिर दोबारा वो सेम का सेम ही है, यानी 12 से 15% फिक्स है। आँख खराब हो गई तो ये फिक्स्ड है कि खराब हो चुकी है। रेमेडी क्या है, आपने चश्मा लगाया और चश्मे से आपने क्लियरली देखना शुरू कर दिया। रेमेडीज इस तरीके से काम करती है। परमानेंट सॉल्यूशन जो हम कई बार झगड़ रहे होते हैं किसी भी व्यक्ति से, हमने आपसे ये रेमेडी करवाई जी, इसके बाद तो हमारे ये खत्म हो जाना चाहिए था, तो परमानेंट सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता है। सिर्फ रेमेडी से आप जो है उसका लाभ ले सकते हैं, रेमेडी को अप्लाई करके, है ना। स्टिल वो खड़ी रहती है प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसको और समझ लेते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, आप शुगर की दवाई लेने गए, अब शुगर जो है वो 12 से 15% में आ रहा है, ये फिक्स्ड है। ये बीमारी आपके साथ लगी तो ये ताउम्र तक लगी रहेगी। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है वो रेमेडी है। जब जब आप मेडिसिन लेते रहेंगे, टाइमली लेते रहेंगे, डॉक्टर के बताए अनुसार लेते रहेंगे, तो आपका शुगर जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा। और जैसे ही आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं तो शुगर जो है वो बढ़ सकती है ना। इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो रेमेडी क्या है, रेमेडी समाधान आप लेकर आए किसी भी चीज का, और उसको जब आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो उस समस्या का जो है निवारण करती है। लेकिन स्टिल वो प्रॉब्लम रहेगी। अब आप चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है ना। आप हमेशा यही लड़ते रहते हैं, किसी भी पंडित के पास जाते हैं, जी हमने तो आपसे मांगलिक की पूजा करवा ली, हमने तो जी विवाह भी, कलश विवाह भी। आप मंगल तो देखें ना, कि मंगल तो मांगलिक के प्रभाव दे ही रहा है। आप चाहे जितना भी पूजा पाठ करवा लेंगे, कुछ भी करा लेंगे, लेकिन वो अग्नि बढ़ी हुई है तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट डालेगी, आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालेगी। आपकी 12 नंबर में है, आपकी नींद को खराब करेगी, यहाँ पे आपको क्षय सुख प्राप्त होगा ही नहीं। या फिर लग्न में है, आप खुद इतने ज्यादा अग्रेसिव होंगे कि सामने वाले की बात को सुनना ही या समझना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल है वहां पे, है ना। इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे सुख भाव में हर प्रकार का सुख खत्म कर देता है। यहाँ स्पाउस से सुख मिलने वाला है वो खत्म हो जाएगा, और खुद से सुख मिलने वाला है, परिवार से सुख मिलने, जितने भी हमारे जीवन में सुख है उसके बारे में बता रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे हम गैस की नोक को सिम करते हैं, उस तरह उपायों का सहारा लेकर हम इस अग्नि को कम या बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो जो फिक्स है उससे हम नहीं लड़ सकते। जो 12 से 15% आपकी हॉरोस्कोप में फिक्स होकर आ गया है, आप उससे युद्ध कर ही नहीं सकते।
वो आपका फिक्स रहेगा ही रहेगा। 12 से 15% है वो फिक्स है, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि 5वें घर पे क्यों देखना है आपने, 5वें घर को क्यों जांचना है, समाधान है ना। अगर कोई भी चीज खराब है तो उसको सही करने के भी उपाय है ना। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो जो पैटर्न चलेगा वो फिक्स रहेगा, है ना, उसमें हम कम बढ़ती ये चीजें करते हैं रेमेडी के द्वारा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न एक चलता आया है, हमारा लाइफस्टाइल है वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, उसमें किन चीजों को कम करना है, किन चीजों को बढ़ाना है, ये हम उपायों द्वारा करते हैं। ठीक है जी, अब हमने मंगल की जांच यहाँ पे कर ली। अब हमने और बाकी प्लैनेट्स को भी यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, 1 और 8 नंबर इसको भी देख लिया है हमने। अब देखेंगे कि डिले ऑफ मैरिज और किस किस वजह से होता है ना जी। अब इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। ठीक है जी, अब हमने बाकी के प्लैनेट को भी कंसीडर करते हुए जांचना है कि कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जो फिक्स थे, हमें पता है कि लग्न को हमने देख लेना है, दूसरे भाव को, 12वें भाव को, 7वें को हमने देख लेना है, अपने प्रारब्ध में हम क्या लिखवा के लाए हैं ये देख लेना है, 9 भाग्य का कितना सपोर्ट मिल रहा है, और 11वां हमें कितना लाभ मिल रहा है, ये सब चीजें हमने देख लेनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने देखना है, पहला जो हमारा प्लेनेट आ रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य की स्थिति यदि लग्न में है, ठीक है जी, तो लग्न से ये 7वीं दृष्टि डालेगा आपके 7वें भाव में, ये स्पाउस के घर में डालेगा। अब यहाँ पे जो राशि बैठी हुई है ये शुक्र की है। अगर हम इस वाली हॉरोस्कोप में जांचे तो अगर शुक्र की राशि यानी कि 2 और 7 किसी भी तरीके से, या शुक्र की प्लेसमेंट आपकी लग्न में हो जाती है सूर्य के साथ, या सप्तम भाव में हो जाती है शुक्र और सूर्य की प्लेसमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे टॉरस और लिब्रा साइन आ जाता है, या फिर शुक्र की प्लेसमेंट हो जाती है, और अगेन इसके साथ सूर्य जो है वो युति करके बैठा है या दृष्टि द्वारा शुक्र को देख रहा है। अब सूर्य कहीं से भी बैठकर यदि शुक्र को देख रहा है, इसमें आप यही नहीं देखेंगे कि लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य कहीं से भी बैठ के, मान लीजिए दूसरे घर में बैठा हुआ है, आप कैसे काउंटिंग करेंगे, और शुक्र जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है, ये 8वां घर होता है आपका। ठीक है, अब इसको काउंट कैसे करना है, देखिए सूर्य की पहला दृष्टि को काउंट कर रहे हैं हम, ये दूसरी दृष्टि, यहां से तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, और ये 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि हमेशा सामने पड़ती है, जस्ट बिल्कुल सामने। कैसे लड़ते हैं फौज में, सामने खड़े होते हैं सैनिक, एक दूसरे से आपस में से लड़ रहे होते हैं, तो लड़ाई भी जब हम करते हैं तो सामने वाले से लड़ते हैं, है ना, तो सामने पड़ती है। इस तरीके से इसको जांचना है। तो दृष्टि मैंने आपको बताई कि जहां पे बैठा हुआ है प्लेनेट वहीं से उसने काउंट करना शुरू करना है और दृष्टियों को देखना है। ठीक है, 7वीं दृष्टि यदि किसी भी तरीके से सूर्य की शुक्र पर पड़ रही है तो ऐसे में क्या होता है, विवाह में देरी होती है, क्योंकि शुक्र जो है वह आपके स्पाउस के बारे में बताता है। यहाँ पर बेसिकली पत्नी को देखा जाता है। ठीक है जी, पत्नी सुख के लिए हम शुक्र को जांचेंगे, और पति को भी हम यहीं से देखेंगे विवाह के समय। ठीक है, शुक्र की जांच के लिए जब मैं प्लेनेट के बारे में आपसे आगे चर्चा करूंगी तो मैं बताऊंगी कि प्लेनेट के लिए जो लड़कियों की हॉरोस्कोप है उसमें कौन से प्लेनेट्स को ज्यादा देखा जाता है। अब हमने मोटा मोटी शुक्र को भी देख लेना है। ठीक है, शुक्र आपके स्पाउस के बारे में बता रहा है, और दूसरा हमने ये देख लेना है कि सूर्य की दृष्टि किसी भी तरीके से शुक्र पर पड़ तो नहीं रही है, क्योंकि शुक्र जो है वह विवाह के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार प्लेनेट है। अब सूर्य जो है, सूर्य आग का गोला है, ये अपनी दृष्टि द्वारा, इसके साथ जो भी प्लेनेट बैठेगा अगर वो इसके 4 डिग्री के अंदर आ रहा है, प्लेनेट 4 से 5 डिग्री के अंदर आ रहा है, अब इसमें और आप डीप एनालाइज करेंगे तो देखेंगे यदि शुक्र और सूर्य डिग्री वाइज है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये दोनों साथ में बैठे हैं और दृष्टि भी डाल रहे हैं, लेकिन अगर डिग्री वाइज जो है वो खिसक गया है शुक्र, ठीक है, उसकी डिग्री में नहीं आ रहा, तो ऐसे में शुक्र के ऊपर जो सूर्य के नेगेटिव प्रभाव है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी, तो जब आप जांच करेंगे डीपली, जब आप जांच करेंगे डिग्री वाइज भी देखेंगे। ठीक है, इसका D9 चार्ट भी लगाएंगे, है ना। अभी तो हम लग्न वाले चार्ट की बात कर रहे हैं, जो D1, ये D1 चार्ट की बात हो रही है ना, यहाँ पे D1 चार्ट की बात हो रही है, तो इसमें D1 चार्ट में आप कैसे देखेंगे। ठीक है जी, आपने इसको जांच लेना है। अब जो हमारा दूसरा आता है वो आता है चंद्रमा। ठीक है, दूसरा हमारा जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, मन के लिए, है ना, आपका विवाह में मन है या नहीं। अब चंद्रमा की स्थितियों को भी देख लेना है।
अब चंद्रमा की स्थिति यदि 6, 8 और 12 या चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि। अब मंगल की कौन कौन सी दृष्टि है? तो मंगल की दृष्टि जी हमारे पास है 4, 7 और 8। या तो चंद्र मंगल साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है जी, या फिर दृष्टि द्वारा मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि मैंने आपको काउंट करना बता ही दी है कि कैसे आपने देख लेना है, ठीक है। यदि मंगल यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तीसरे घर में बैठा है, तो अपनी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी दृष्टि किस पे डालेगा जी? यहाँ चंद्रमा पे डालेगा, ठीक है। ये मंगल की चौथी दृष्टि का काम कर रहा है, ठीक है। तो यदि मंगल तीसरे घर में बैठा है तो यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ पे डाल रहा है। यदि मंगल यहाँ पे बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, तो यहाँ से कौन सी दृष्टि डाल रहा है जी? यहाँ से मंगल 7वीं दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। यहाँ से मंगल ने 7वीं दृष्टि डाली है, 7वीं दृष्टि डाली है किस पे? चंद्रमा पे। इसी तरह यदि मंगल आपका 11वें भाव में बैठा है और चंद्रमा यहीं पे बैठा है, तो यहाँ पे से कौन सी दृष्टि डली? यहाँ पे 8वीं दृष्टि डली है। तो इस तरीके से हमने चंद्रमा और मंगल, इनके आपस में क्या प्रभाव है, इनको भी देख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार हम रब कर लेते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी बृहस्पति आपके लग्न में, ठीक है जी, सप्तम में, 12वें भाव में और 8वें भाव में, ठीक है। अब 8वां घर हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये आपके ससुराल का भाव है, ठीक है, ससुराल देखा जाता है आपका, ठीक है। छठा जो है आपका ननिहाल है, ठीक है। नानी के घर की दिक्कतें हमेशा छठे भाव से देखी जाती है। यदि छठा भाव कमजोर होता है तो रोग, ऋण, शत्रु, है ना। यहाँ पे क्योंकि नानी के घर में कौन पल रहा है? चंद्रमा पल रहा है, आपकी माँ यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ससुराल के लिए हमने कौन से भाव को देख लेना है? यहाँ पे हमने देख लेना है 8वें भाव को, ठीक है। बृहस्पति जहां पे बैठता है उस स्थान की हानि करता है। बृहस्पति की दृष्टि में जो है वह अमृत होता है। अब बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ क्या प्रभाव देगा? देखिए, बृहस्पति जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है ना। लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, है ना, बोलता बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वह हानि किसकी हो रही है? व्यक्ति की खुद की पर्सनैलिटी, क्योंकि बृहस्पति विजडम के साथ अहंकार को लेकर आता है ना। जो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है वहां पे अहंकार है ना। वहां पे कौन से भाव काम कर रहे हैं? वहां पे क्या काम कर रहा है? मैं, ठीक है। हमने इस डायग्राम में समझा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? यहाँ पे मैं काम कर रहा है, ठीक है। मैं आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो बन रहा है ना, मैं बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे विजडम के साथ क्या क्या आ रहा है? अहंकार, अहंकार, अहम मतलब मैं, और आकार मतलब मेरा आकार, मेरा व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में हमें पता लगता है, ठीक है जी। अब बृहस्पति व्यक्ति के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही ये 7वीं दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति के पास कौन सी दृष्टि मैंने बताई थी? 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, ठीक है। ये यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टियां पड़ रही है, तो वो 5वें प्रारब्ध को अच्छा कर देगा, ठीक है, वहां पे अमृत को लेकर आएगा। 7वें स्पाउस को अच्छा कर देगा, 9वें भाग्य स्थान को अच्छा कर देगा, ठीक है। तो बृहस्पति लग्न में बैठा, अब यहाँ रिलेशनशिप खराब होंगे, है ना। यहाँ डिले नहीं होगा, मैरिज होगी, लेकिन मैरिज में व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बृहस्पति की प्लेसमेंट है वहां पे, है ना कहीं अहंकार कि मैं ही चीजों का आकार दूं, मैं ही सारी चीजें करूं, है ना। ये व्यक्ति में भाव जागृत ही रहेगा कि मेरे अंडर में चीजें हों, मैं जैसा बता रहा हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान है, तो वैसे ही चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा? 7वें पे को जब अमृत की दृष्टि डालेगा तो व्यक्ति का जब विवाह होगा, तो ऐसे में व्यक्ति का विवाह जिस व्यक्ति से हो रहा है, मान लीजिए किसी लड़की का विवाह लड़के से हो रहा है, तो जो लड़का होगा यदि वो जीवन में निचले स्तर पे भी होगा, तो लग्न में जो कन्या है उसका बृहस्पति बैठा हुआ वहां पे ब्लेसिंग डालेगा 7वें घर में, और उसके स्पाउस को अप कर देगा। यहाँ पे इसको हम और समझ लेते हैं कि हमारे किसी भी तरीके के पार्टनरशिप में यदि हम काम करते हैं और लग्न में जो हमारा पार्टनर है उसका बृहस्पति बैठा हुआ है,
तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप लग्न में बृहस्पति वाले के साथ पार्टनरशिप करते हैं किसी भी चीज को लेकर, है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप उसके पार्टनर बन गए, सातवां घर, सातवीं दृष्टि एक्टिव हो गई यहाँ पे, तो सातवीं दृष्टि जैसे ही बृहस्पति की एक्टिव हुई, अब ऐसे में अगर उसका पार्टनर काम नहीं कर रहा, यानी कि हस्बैंड काम नहीं कर रहा है और वाइफ ही काम कर रही है, तो उसकी दृष्टि में अमृत है, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो स्पाउस है उसको भी उठा देगी, या जो पार्टनर है, ऐसे में कई बार देखा गया है कि जो बृहस्पति जिसके लग्न में बैठा होता है और वो किसी के साथ पार्टनरशिप करता है, तो सामने वाला चाहे काम ना भी करे लेकिन वो बेनिफिट कमा के अपने पार्टनर को यहाँ पे दे देता है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि यार पता नहीं मेरा पार्टनरशिप में मैं काम करता हूँ, काम धंधा तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये सामने वाला काम नहीं करता है, तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि का खेल हो जाता है ना, तो इसको ऐसे समझ लेना है। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला आता है जी शुक्र प्लेनेट आ जाता है। शुक्र के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देन फिर सातवें पे शनि आ जाता है, ठीक है जी। अब शनि क्या है, शनि की देखिए जो दृष्टि है वो कौन कौन सी है जी, यहाँ पे 3 है, 7 है और 10 है। 3, 7 और 10 दृष्टि जब भी इन भावों पर पड़ रही है, कौन से भाव पे पड़ रही है, आपके लग्न पे पड़ रही है, आपके सप्तम पे पड़ रही है, आपके 12वें घर में पड़ रही है, आपके 8वें घर में पड़ रही है, ठीक है जी। ये जो 4 घर हैं, लग्न, 12वां, 7वां और 8वां, ठीक है, और इसमें हम शनि को यहाँ पे भी दूसरे भाव में भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जब भी शनि की राशि, अब शनि की राशि कौन कौन सी है जी, शनि की राशि है यहाँ पे 10 नंबर और 11 नंबर। कैप्रिकॉन और एक्वेरियस राशि जब भी इन भाव में होती है, कौन से भाव हो गए जी, पहला, दूसरा, 7वां, 8वां और 12वां, इन भाव में यदि शनि की प्लेसमेंट है या उसकी साइन आ रहे हैं, तो ऐसे में भी विवाह में देरी देखी जाती है और विवाह के सुखों में कमी देखी जाती है, क्योंकि शनि क्या है, शनि एक धीमा प्लेनेट है, ठीक है जी। यहाँ पे अब शनि को हम और कैसे कंसीडर करेंगे जी, राशि जो शनि की है वो तो हमने देखनी है, और साथ ही साथ हमने शनि की दृष्टि को भी देख लेना है। यदि शनि आपका 5वें में कहाँ बैठ गया, प्रारब्ध में बैठ गया, तो तीसरी दृष्टि ये 7वें पे डालेगा, तो दृष्टियां काउंट कर लेनी है। बहुत ज्यादा हानिकारक दृष्टि यदि 7, 8 और 12, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, आपका परिवार, तो परिवार धीमे बढ़ेगा, शनि यहाँ पे है, तो परिवार में जो भी कार्य होंगे उसमें धीमा रहेगा। कई बार आप देखते हैं कि बहुत से सुख जो है ना, पारिवारिक सुख जो है वो व्यक्ति को बहुत देर बाद मिलते हैं, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। अब शनि को हमेशा डिग्री वाइज आप जरूर जांचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर इम्पैक्ट हमें देखना है वो कौन से प्लेनेट के लिए हमें देख लेना है जी, जो मेजर इम्पैक्ट हमारा पड़ता है वो हमेशा ही स्पाउस के लिए आप कंसीडर करेंगे। किसी भी हॉरोस्कोप में स्पाउस के लिए देखेंगे तो शुक्र को जरूर देखेंगे, शनि को जरूर देखेंगे, बृहस्पति को जरूर देखेंगे। ये 3 आपके मेन प्लेनेट है, ठीक है जी। दूसरा, मंगल को आप जरूर जांचेंगे, क्योंकि मांगलिक कार्य यही करवा के देगा, ठीक है जी। मांगलिक कार्य यहाँ से देखेंगे हम, मंगल की प्लेसमेंट से देखेंगे, और मांगलिक कुंडली के दोष यदि बन रहे हैं, मंगल किसी भी तरीके से खराबी की स्थिति में है, तो ऐसे में जब भी आप अग्नि के फेरे लेते हैं ना, आग को जलाते हैं, फायर को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर विवाह करते हैं, तो आपको आपके जीवन में मंगल के दुष्परिणाम देखने पड़ते हैं। जब भी आप इस तरीके से विवाह करते हैं तो ऐसे में हम एडवाइस करते हैं कि आप कोर्ट मैरिज कीजिए, है ना। तो कोर्ट मैरिज जब आप करते हैं तो कागजी विवाह होता है, ठीक है। यहाँ पे आप बुध को इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ पे जाके, शनि के साथ। शनि और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं। जब आप इस तरीके से मैरिज को करते हैं, मांगलिक कुंडली जब किसी व्यक्ति की होती है, तो यदि वह कोर्ट मैरिज करता है ना, तो उसको जीवन में जो प्रभाव है वो थोड़े कम हो जाते हैं। रिलेशनशिप इशू रहेगा ही रहेगा, है ना, उसमें वही है कि आप उपचारों को करते रहेंगे तो वो चीज़ें ठीक रहेंगी, है ना। शुगर मेंटेन रहेगी, जैसे जैसे आप दवाई लेते रहेंगे, चश्मा लगा लेंगे तो विज़न ठीक हो जाएगा। इस तरीके से उपचार हमारे साथ ये काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो 12 से 15% फिक्स्ड है
उसको आप छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये 12 से 15% को मैं आगे आपको और डीपली बताऊंगी कि इसको आपने कैसे एनालाइज करना है। अब मांगलिक कार्य के लिए हमें जब भी हम फायर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जब भी मंगल बैठता है, मांगलिक कुंडली का जो मैंने बताया, जब भी मंगल बैठा है फायर ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उसके बाद फिर आप अग्नि के फेरे ले रहे हैं, है ना। जो हिंदू रीति रिवाज में हम लोग शादी करते हैं तो अग्नि के फेरे लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम फेरे लेते हैं तो और ज्यादा अग्नि को अपने अंदर हम जो है समाहित करते हैं, क्योंकि ये सारे ही जो एलिमेंट्स हैं, है ना, एलिमेंट्स हम कहाँ से लेते हैं, बाहर नेचर से लेते हैं। एयर हमें नेचर से मिल रहा है ना। फायर भी हम नेचर से, कोई भी चीज कुक कर रहे हैं तो नेचर से हमें मिल रही है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लेना है, हमने एयर नेचर से लिया, स्पेस एलिमेंट नेचर में है। तो जब भी हमारे पास वो चीज ऑलरेडी है, ठीक है, और कहीं ज्यादा मात्रा में है तो एक्सेस हो गया, तो एक्सेस नहीं करना है आपने। ठीक है, अग्नि कितनी रहनी चाहिए, 4 से 5% रहनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप अग्नि को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है, जब भी मांगलिक कार्य सिद्ध होने वाला होता है तो ऐसे में व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ दुखद घटनाएं देखने को मिलती है, कुछ बड़ा इंसिडेंट होता है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने मंगल को जांच लेना है। अब जब भी शनि सप्तम में बैठा होता है तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। ऐसे में क्या देखा गया है कि शनि जब भी सप्तम में बैठता है, सूर्य जब भी सप्तम में बैठता है, बृहस्पति जब भी सप्तम में बैठता है, मंगल जब भी सप्तम में बैठता है, तो ऐसे में जीवन साथी के सुखों में डिले देखा गया है ना। डिले ऑफ मैरिज के लिए ये 4 जो प्लेनेट है वो जिम्मेदार है। कौन से भाव में बैठे होने चाहिए, 7वें भाव में बैठे होने चाहिए। और यदि सूर्य भी किसी तरीके से आपका 7वें भाव में आ गया है तो 7वां भाव स्पाउस का होता है, वहां पे उस भाव को जला देता है। अग्नि का काम क्या है, जला देना। अगर यहाँ पे आपकी 5 नंबर साइन आ गया है और इसके साथ मंगल भी यहाँ पे बैठ गया है तो अब क्या हो गया, एक्सेस अग्नि हो गई। अब जब भी विवाह कार्य घर में संपन्न होगा किसी भी मांगलिक कुंडली वाले का, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि विवाह में देरी तो हो ही रही है, व्यक्ति जो है वो एज तो जंप कर ही गया है, और उसके बाद जब भी अग्नि जलाकर या वैवाहिक कार्य या समारोह करके, बड़ा एक समारोह करके जब भी विवाह को किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट घटित होता है। कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा लॉस, पैसे का लॉस, जान का लॉस, किसी भी तरीके का लॉस उसके जीवन में देखने को मिलता है। ठीक है जी, क्योंकि ग्रह हमेशा अपना प्रभाव देता ही देता है। प्रारब्ध फिक्स है 12 से 15%। आपने वो चीज इंप्लीमेंट करी तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड जीवन में दुख तकलीफें देखने को मिलेगी। अब आपने और कौन से घर को देख लेना जी, दूसरा घर है आपके परिवार का। अब टाइमलाइन में आपने देख लेना है, जब भी टाइमलाइन में आपके लग्न की पहले घर की, दूसरे घर की, ठीक है जी, 7वें घर की और 12वें घर की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये शुरू होगी तो शादी के योग बनेंगे। ऐसे में आपके ये वाले घर एक्टिव हो जाएंगे, कौन से, लग्न एक्टिव हो जाएगा, दूसरा घर, 7वां घर और 12वां घर। इनमें से कम हमारे 2 घर एक्टिव होने जरूर चाहिए। ठीक है, जब भी ये 2 घर एक्टिव हो जाएंगे, इसमें हम 8वां घर भी कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये ससुराल का है। ठीक है, तो जब भी 2 इनमें से घर एक्टिव हो गए तो ऐसे में शादी के योग बनेंगे, है ना। उस टाइमलाइन, उस पीरियड में शादी आप व्यक्ति की करवा सकते हैं। और डिले ऑफ मैरिज के लिए जैसे मैंने बताया, जो जिम्मेदार प्लेनेट है उनको तो देख ही लेना है। ठीक है, उनकी प्लेसमेंट को भी देख लेना है। बृहस्पति 7वें घर में हमेशा नेगेटिव प्रभाव देता है। जब भी 7वें घर में बृहस्पति बैठा होता है तो डिले ऑफ मैरिज क्रिएट कराता है। शनि 7वें में बैठा होगा तो डिले ऑफ मैरिज होगी ही होगी। क्यों, क्योंकि शनि का काम है धीमे चीजों को देना। मान लीजिए किसी तरीके से डिग्री वाइज अलग हो गया है तो ही विवाह आपका 7वें घर में D1 में, जब भी 7वें घर में यहाँ पे D1 में शनि आ जाता है, ठीक है जी, D1 में 7वें घर में शनि आ गया और आपका विवाह भी जल्दी हो गया है, तो ऐसे में आप जब जांचेंगे तो शनि डिग्री वाइज या तो 6ठे घर में पहुंच गया होगा या फिर 8वें घर में डिग्री वाइज खिसक गया होगा। तो ऐसे में क्या होगा, अब ये जो 2 घर है, ठीक है, यहाँ पे अगर शनि खिसक गया है ना, डिग्री वाइज, वो 7वें घर के इंपैक्ट नहीं दे रहा है,
क्योंकि जल्दी शादी तभी होगी अगर 7वें घर में बैठा है, तो ये श्योर है कि वो डिले देगा ही देगा, क्योंकि धीमा है, यहाँ पे एज डिफरेंस देगा ही देगा, क्योंकि शनि जो है वो बूढ़ा ग्रह है ना। बूढ़ा का मतलब कि एज गैप ज्यादा होगा, लड़के और लड़की के जो एज का गैप है वो ज्यादा होगा, क्योंकि शनि बूढ़ा प्लेनेट है। और डिग्री वाइज जो है वो शनि या तो आगे खिसक गया है या पीछे खिसक गया है, जिसकी वजह से जो शादी है, विवाह कार्य है, संपन्न हो पाया है किसी भी व्यक्ति का। तो डिग्रियों को भी कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप एक पर्टिकुलर कुंडली में जब आप चेक कर रहे हैं कि डिले क्यों हो रहा है ना। तो उसके लिए फिर शनि यदि छठे में खिसक गया है, तो यहाँ पे आपके ननिहाल पक्ष में कुछ ना कुछ दुख तकलीफें बनी रहती हैं। तो इट्स मीन के शनि जो है वो 7 में नहीं है, वो कहाँ बैठा हुआ है, ननिहाल पक्ष में, छठे घर में दे रहा है। यहाँ पे रोग ऋण शत्रु, यहाँ पे रोग ऋण शत्रु जब भी स्थापित होते हैं, है ना, या तो ये ऋणी बनाकर ही रखता है, लेकिन इनको हावी नहीं होने देता, क्योंकि शनि का काम क्या है, शनि डिले दे रहा है, और शनि एक क्रूर प्लेनेट है। जब भी नेगेटिव प्लेनेट नेगेटिव घर में आ जाता है, तो वहां पे वो अच्छा ही काम करता है। छठा जो भाव है वो कौन सा भाव है, आपके रोग ऋण शत्रु का। शनि यहाँ पे बैठा हुआ शत्रुओं का संहार करता है, ठीक है। इसी तरह शनि 7वें में आपको दिख रहा है D1 चार्ट में, लेकिन डिग्री वाइज कहाँ खिसक गया है जी, 8वें में खिसक गया है। अब यहाँ पे विवाह तो हो जाएगा। आपको क्या, किसी ने भी देखा आपका D1 चार्ट देखा और आपको बोला जी देरी होगी, अब आपने क्या किया, जैसे ही कोई रिश्ता आया फटाफट से शादी कर ली कि हमें तो विवाह में देरी वाला जो है ज्योतिषी जी ने बता दिया है। लेकिन डिग्री वाइज जो सैटर्न है वो 8वें घर में खिसक गया है। अब जब भी 8वें घर में खिसक जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, 8वां घर जो होता है वो मृत्यु का घर होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब भी शनि यहाँ पे खिसक जाता है, तो ये जो मृत्यु का घर है, और यहाँ पे जो आपका ससुराल का घर है, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी शनि खिसक जाता है, तो ससुराल से आपके जो संबंध होते हैं, क्योंकि ससुराल में जो शनि है वो कड़वाहट पैदा कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे शनि की अगर 7वीं दृष्टि देखें तो दूसरे घर में पड़ रही है। अब ससुराल तो आपका सही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप ससुराल में जाएंगे, तो जो आपका दूसरा घर है, ठीक है, जहां पे आप पैदा हुए हैं, वहां पे उस घर में आपको शनि से संबंधित दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अब शनि से संबंधित दिक्कतें कौन सी हैं जी, डिले है। बेसिकली ये डिले देता है, धीमा है। तो यहाँ पे क्या है, जो दूसरा घर है वो कौन सा हुआ, पैसे का हुआ। तभी रिवाज है ना कि जब लड़की विदा होती है तो कुछ अपने हाथ से चावल पीछे की तरफ फेंकती है, कि ससुराल में जाते समय उसके जो परिवार में है उसमें धन संपदा, क्योंकि जो चावल है ना, वो चावल किस चीज को बता रहे हैं, चंद्रमा को बता रहे हैं, और चंद्रमा क्या है, लिक्विड मनी को बता रहा है आपकी, है ना। तो जब भी वह चंद्रमा को पीछे फेंकती है, तो यहाँ पे क्या सिंबॉलिकली वो हमें बता रहे हैं कि चंद्रमा की कमी, क्योंकि मैं अपने इमोशन के साथ या कहीं और जुड़ने जा रही हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे परिवार में भी जब मेरे पैदा होने के बाद जो तरक्की मेरे परिवार ने को भी देखने को मिली, तो उसमें भी कमी ना हो। शनि जब भी किसी कन्या का, ठीक है जी, शनि जब भी किसी कन्या का 8वें में है ना, और वो 7वीं दृष्टि दूसरे घर में डाल रहा है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि विवाह के बाद जब भी लड़की जाती है अपने ससुराल में जाती है, तो जो माँ बाप के पैसों में थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से हम पैसे को भी देखते हैं, यहाँ से हम आपके बैंक बैलेंस को भी देखते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरह यदि शनि आपका छठे में खिसक गया है और वो 7वीं दृष्टि डाल रहा है 12वें में, तो अब हमें क्या दिखा कि शनि तो जी D1 में 7वें में बैठा है, लेकिन शनि खिसक गया 8वें में डिग्री वाइज। अब ये 12वें में डाल रहा है, तो 12वां जो हो गया वो हमारे छैया सुख का हो गया। तो यहाँ पे बैड प्लेजर को खत्म कर देता है या धीमा कर देता है, ठीक है जी। इससे शनि के प्रभावों को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो 7 पे इम्पैक्ट दे ही नहीं रहा, ठीक है। जब आप डिग्रियों को अच्छे से डिकोड करना सीख जाएंगे ना, तो आप बहुत एक्यूरेटली किसी भी हॉरोस्कोप पे एक सटीक इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, है ना, सही से बता सकते हैं, क्योंकि डिले के लिए बेसिकली ये 4-5 प्लैनेट जो है वो वर्क तो कर ही रहे हैं,
है ना, शुक्र है, बृहस्पति है, सूर्य है, मंगल है, बहुत ज्यादा कुंडलियों में इनकी खराबी होने की वजह से भी डिले ऑफ मैरिज होता है। ये किस भाव में बैठे हैं? 7वें में तो ये नेगेटिव देंगे ही देंगे, 7वें में ये हमेशा नेगेटिव प्रभाव देते हैं, डिले ऑफ मैरिज जीवन में लेके आते हैं। लेकिन डिग्री वाइज आप जरूर देखेंगे क्या वह 7वें भाव में 7वें इमोशन में काम कर भी रहे हैं, या छठे इमोशन या 8वें इमोशन में चले गए हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपने अपनी हॉरोस्कोप को या किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप को बार बार चेक करना है। इसमें बहुत अच्छा रहता है यदि जिनका विवाह हो चुका है और विवाह में आपके पास उस लड़के या लड़की की कुंडली आती है और वो बताते हैं जी हमारी तो शादी को इतना टाइम हो गया है और हमारे को जीवन में ये दुख तकलीफें देखने को मिल रही है, हमारे विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, हमारे संबंध खराब हो गए। तो ऐसे में जब आप उनकी कुंडलियों को एनालाइज करेंगे तो आप उनको सटीकता से बता पाएंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना। क्योंकि प्लेनेट अपना प्रभाव जरूर देते हैं, घर अपना प्रभाव जरूर देते हैं। प्रारब्ध 12 से 15% फिक्स्ड है और फिक्स्ड चीज हिलती नहीं है। ठीक है, रेमेडी द्वारा इसे ठीक कर लिया जाता है, इनके प्रभावों को कम या ज्यादा किया जा सकता है।